बच्चों नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा के पाठ मियाँ नसरुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती का जीवन परिचय जानेंगे, जिनका जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें उपन्यास हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। इनकी कहानी संग्रह हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हसमत, शब्दों के आलोक में। ये दोनों इनके सचित्र और संस्मरण हैं। इनको साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी साहित्य का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का विशिष्ट स्थान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाविक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्दचित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। आइए अब पाठ की तरफ चलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के से नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। मतलब लेखिका कह रही है कि यदि वो मटिया महल की तरफ से नहीं गुजर जाती तो वो मियाँ नसीरुद्दीन से नहीं मिल पाती और उनके मसीही अंदाज का लाभ नहीं उठा पाती। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। तो वहाँ जो है पहुँचे जामा मस्जिद के सामने वाले मोहल्ले में, जिसका नाम गढ़ैया मोहल्ला था। तो वहाँ एक मामूली सी दुकान पर रोटियों के लिए आटे सन रहे थे। लेखिका ने सोचा कि शायद सेवइयों की तैयारी है, लेकिन पूछने पर पता चला कि ये रोटियां बनाई जाएंगी इससे। और उनको यह भी पता चला कि वे मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़ी हैं। और
ये उनकी दुकान है जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाले मियाँ नसीरुद्दीन हैं। अंदर देखा तो मियाँ चारपाई पर बैठे हैं और उनके चेहरे पर मौसमों की मार का पका चेहरा, अर्थात काफ़ी उम्र दराज हैं, ऐसा उनके चेहरे से पता चलता है। लेकिन आंखों में उनके भोलापन और पेशानी पर, माथे पर मंजे हुए कलाकार के तेवर भी दिखते हैं। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। फिर उन्होंने लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से कहा कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस पर मियाँ सहमत हुए और उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि आप पूछिए। लेकिन फिर ही दूसरे क्षण उन्होंने यह भी कहा कि कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं। मुझे अखबार वालों से सख्त नफरत है, क्योंकि ये निठल्लों का काम है। ऐसे लोगों का काम है जिनके पास कोई काम न हो, वे अखबार पढ़ें और अखबार लिखें। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। फिर लेखिका ने कहा कि यह पूछना है आपसे कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का जो हुनर है आपके अंदर, वो आपने कहाँ से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछे साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा उस अपने वालिद उस्ताद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। फिर मियाँ नसरुद्दीन ने यह भी बताया कि उन्होंने जो इल्म सीखा है, जो हुनर सीखा है, उसको सीखने वो कहीं बाहर नहीं गए, किसी दूसरे व्यवसाय करने वाले के पास नहीं गए। उसे वे अपने पिता और अपने दादा से ही उन्होंने सीखा है। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद मियाँ नसरुद्दीन की आंखों में लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया। पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका अब जिद करने लगी कि वह अपनी सीख के बारे में कुछ न कुछ बताए। इस पर मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं आगे देखिए। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी दो तीन कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको अगर कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं कि आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद
जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, यह तो पढ़ाई, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बीच बीच में छोड़ बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो साहब मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? यहाँ पर नसीरुद्दीन साहब ने पढ़ाई के बारे में बताया कि एक तो कक्षा की पढ़ाई होती है जिसमें वर्णमाला सीखी जाती है। यहाँ पर अलिफ बे ते खे से हे रे जिम जिम इनकी बात की गई है। वे उर्दू के वर्णमाला के वर्ण हैं और उनको बताया गया है। और दूसरी पढ़ाई की बाबत वे बताते हैं, तभी कोई वहाँ आ जाता है और उससे भी वे बात करने लगते हैं। मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि इन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। फिर मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि बच्चा अगर पढ़ने गया और वो पहली दूसरी क्लास में न बैठकर सीधे तीसरी में बैठ गया, तो उन क्लासों का क्या हुआ जिसमें वह नहीं बैठा। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? फिर उन्होंने बताया कि इसके लिए आधारी पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। आधार सीखना बहुत ज़रूरी है। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के बारे में जानना जिस प्रकार ज़रूरी होता है, उसी प्रकार नानबाई बनने से पहले भट्टी जलाना, आँच लगाना, बर्तन धोना इत्यादि काम भी सीखना ज़रूरी है। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब माना। फिर उन्होंने बताया कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। लेखिका ने इस बात में अपनी सहमति प्रदान की। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। फिर उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि ऐसी चीज़ बनानी है जो ना आग से पकती हो और न पानी से। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी चीज़ उन्होंने बनाई, बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब उसकी सराहना भी की। मियाँ लगा हमारा आना कुछ रंग लाएगा। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को हैं कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले,
यह हम न बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और कहा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती है रोटी कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। फिर उन्होंने बताया, लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से उस पकवान के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने गोलमोल उत्तर दे दिया और बात का रुख ही पलट दिया और यह कहा कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम को कुछ किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। फिर लेखिका ने यह पूछा कि आपके वालिद या उनके वालिद शाही बावर्ची खाने में काम तो कर चुके होंगे। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते क्या? खूब किसी से, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को मिलाया है आज तक? फिर से देखिए वाली लाइन, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर का की? मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए, बस वही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खानों वालों के यहाँ सही नाम पता होना ज़रूरी है? फिर लेखिका ने जब बादशाह सलामत के बारे में जानना चाहा, इस पर भी उन्होंने गोलमोल उत्तर दे दिया और बताया कि बादशाह सलामत ही उनका नाम है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे पाँखी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 मन मैदे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ,
किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के सामने कुछ कौन गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने के लिए कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ आप क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। इस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन ने समय के परिवर्तन की भी बात पाठ के अंत में कही कि अब ऐसे कदरदान कहाँ रह गए हैं, अब तो तंदूर से निकाली और रोटी खाई और हजम कर ली, बस इतने से ही वास्ता रह गया है। किसने बनाई, कैसे बनाई, ये सब जानने का लोगों के पास अब समय नहीं रह गया है। इस प्रकार ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।